हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट। और स्पेशल ये TGT PGT एस्टेट के लिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 32 रहने वाली है। और अभी तक जो है क्लास नंबर 31 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ये सभी क्लासेस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर जाकर जब प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो HPSC स्क्रीनिंग के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो। और UGC नेट के लिए भी, और चाहे कोई भी टेट हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं छायावाद, और छायावाद का कल एक पार्ट मैंने डाल दिया था। और छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 मानी गई है। और छायावाद का जो प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अलग अलग, जैसे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो ये सभी हम कल की वीडियो में कर चुके थे। कि छायावाद नामकरण के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, और छायावाद की परिभाषा क्या है मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई थी, और वहाँ से एक प्रश्न आना लाजमी है। तो कल मैंने यहाँ जयशंकर प्रसाद जी पर छोड़ा था, और जयशंकर इसमें छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 प्रमुख कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद को हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था। जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं मैंने कल आपको बिल्कुल ट्रिक से करवा दी थी, और हमने छोड़ा था कल जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के बारे में, यानी कि यहाँ से कल मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज मैं शुरुआत करवा रही हूँ आज की इस वीडियो की। तो इससे पहले वाली वीडियो जो है छायावाद की, आप बिल्कुल देख लें। तो यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी समय जाया किए हुए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को मैंने 4 प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद की बताई थी, आपको ट्रिक भी बताई थी। और UGC नेट से लेकर कोई भी एग्जाम हो, ये चारों रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं, और इनकी ट्रिक बताई थी क्योंकि इन्हें क्रम से भी व्यवस्थित करने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। झरना, आंसू, फिर आ जाएगी लहर, और फिर है कामायनी। तो इन चारों का क्रम आप बिल्कुल जरूर याद कर लें, ये इनके काव्य संग्रह हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो झरना है को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। यानी कि छायावाद की प्रमुख प्रथम रचना अगर आपसे पूछे तो झरना नामक कविता को स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है, तो वो झरना को कहा जाता है। अब झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। 1 मिनट के लिए PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि PGT एस्टेट में प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कुछ इस प्रकार से पूछी जाती है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे और 1 ऑप्शन गलत होगा, वो ही आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया कि जयशंकर प्रसाद की झरना नामक रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको ये दे दे कि आंसू नामक कविता में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। तीसरा आपको दे दे कि चित्राधार में किस ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। और एक चौथा आपको कोई भी गलत दे देंगे। तो ये सारी बातें जब भी आप चौथे ऑप्शन को तभी चूज कर पाएंगे जब आपको तीनों के बारे में पता होगा। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना है कि जयशंकर प्रसाद कृत झरना, आंसू, लहर और कामायनी 4 मैंने बताई। तो झरना को तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, और आंसू जो है 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। देखो, विरह की भावना भी है, और स्मृति मतलब उन्होंने, कवि ने अपनी स्मृति मतलब अपने स्मरण, अपनी याददाश्त के आधार पर इस रचना को लिखा।
इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अब हिंदी का मेघदूत कहा जाए तो किसको कहा जाता है? आंसू। और आंसू किसी भी आदमी के कब निकलते हैं? विरह में ही निकलते हैं, या उसे किसी की याद आती है, दुख भरी वेदना में ही निकलते हैं। तो आपको आसानी से इसकी ट्रिक भी याद हो जाएगी। ध्यान रखना है, आंसू में 133 छंद हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। अब आपसे पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी की वो कौन सी रचना है जिसमें ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं? तो आपको बताना है चित्राधार काव्य संग्रह में। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। ध्यान से याद रखना है कि जो प्रेम पथिक कविता है वो सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखी गई और 1909 में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जिसका इन्होंने अनुवाद किया खड़ी बोली में वो 1914 में किया। दोनों बातें याद रखनी है, ब्रज भाषा में 1909 में लिखी गई और जब इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया प्रेम पथिक नामक कविता का तो 1914 में किया गया। अब जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्धि का एक आधार स्तंभ है और वो रचना है कामायनी। और कामायनी से प्रश्न जरूर पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो एक तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इसका एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछे कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है तो आपको 1935 ईस्वी बताना है। उसके बाद आपसे पूछे कि कामायनी में सर्ग कितने हैं, सर्ग को हम अध्याय भी कह सकते हैं, तो सर्ग कितने हैं? तो 15 सर्ग हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, HPSC स्क्रीनिंग में, HSC स्क्रीनिंग में भी ये प्रश्न पूछे गए थे। अंगी रस मतलब रस प्रधानता, रस की कौन से रस की प्रधानता है कामायनी नामक महाकाव्य में? तो आपको बताना है शांत रस की, जिसे निर्वेद भी कहते हैं। निर्वेद रस या फिर शांत रस की इसमें प्रधानता है। कौन से दर्शन से प्रभावित है? तो समरसतावाद। समरसतावाद यानी कि आनंदवाद की स्थापना इसमें की गई है। और उसके बाद उसके प्रमुख पात्र है मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। तो मनु, श्रद्धा और इड़ा और कुमार, और इसके जो पात्र हैं इनको किसी न किसी चीज का प्रतीक माना गया है। तो मनु को किसका प्रतीक माना गया है? मन का प्रतीक माना गया है। मैं, मनु में भी मैं है और ये मन का ही प्रतीक है। श्रद्धा को किसका? हृदय का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा को किसका प्रतीक माना गया है? हृदय का प्रतीक माना गया है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं प्रतीक हृदय किसका प्रतीक है? श्रद्धा मतलब जो है वो हृदय का प्रतीक है और मनु जो पात्र है वो मन का प्रतीक है। उसके बाद आता है इड़ा, और इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद आप इसको श्रद्धा को भी अगर ध्यान रखें तो जैसे है के नीचे ये रे आ रहा है उसी प्रकार श्रद्धा में भी ध है नीचे, तो इस प्रकार से थोड़ी सी ट्रिक बना ले। बुद्धि किसका प्रतीक है? इड़ा का। ठीक है, और मानव कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। उसके बाद मुख्य छंद की अगर बात करें कामायनी के तो ताटंक छंद में प्रमुख रूप से ये कामायनी लिखी गई है। कामायनी के जो सर्ग हैं 15, ये कई बार आपको 4 सर्ग दे दिए जाते हैं उल्टे सीधे, और इन्हें भी आपसे कर्म में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो इनके आपको जो सर्ग याद करने हैं ये कर्म से करने हैं, मतलब क्रम से करने हैं। क्रम से कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले क्या हुई, जैसे कि आप TGT एस्टेट का पेपर दे रही हैं तो, या फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए सबसे पहले आदमी को चिंता होती है। फिर चिंता हुई तो थोड़ी सी, जैसे कि आपको SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल मिला यूट्यूब पर, तो आपको आशा की किरण जगी। आशा की किरण जगी, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने वीडियोस देखी, आपको अच्छी लगी तो आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ तो आपने काम करना शुरू कर दिया। तो ये 4 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं, थोड़ी सी अलग हैं। चिंता, काम, चिंता, ये मन की प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित है सारे जो सर्ग हैं ये। ठीक है, तो चिंता, चिंता के बाद आशा, इसमें मनु और श्रद्धा हैं, लगा लो दोनों पात्र हैं। तो मनु को पहले चिंता होती है, फिर थोड़ी सी आशा की किरण जागृत होती है। आशा के बाद उसके मन में श्रद्धा भाव जगता है
किसके प्रति? श्रद्धा के प्रति। श्रद्धा और मनु के मन में फिर काम भावना पैदा होती है और जो काम भावना होती है वो वासना का रूप लेती है। वासना जब उनकी पूरी हो जाती है तो लज्जा का महसूस करते हैं क्योंकि वो कर्म कर देते हैं। लज्जा के बाद कर्म और कर्म के बाद फिर क्या होती है? ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या किससे होती है? इड़ा नाम की एक दूसरी स्त्री आ जाती है और ईर्ष्या पैदा हो जाती है। किससे ईर्ष्या होती है? इड़ा से। उसके बाद फिर सोपन आता है मनु को और सोपन में ही संघर्ष होता है। निर्वेद दर्शन होते हैं किसके? रहस्य के। निर्वेद दर्शन होते हैं रहस्य के और फिर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से कर सकते हैं। तो 15 के 15 जो सर्ग हैं ये आपको बिल्कुल ट्रिक से याद होने चाहिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पात्र जो हैं ये किसके प्रतीक हैं? टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ ले जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। यानी कि उपनिषद जो ग्रंथ होते थे हमारे पहले जमाने में जब लिखे जाते थे तो छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को कहा है। किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अभी हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे तो जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अब इतनी महत्वपूर्ण बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी बुक होगी तो वो बुक आप खोलिए और उसमें से आप छायावाद को एक बार जरूर पढ़िएगा और उसके बाद अपने नोट्स बनाना। अगला कवि आता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो निराला का जो जन्म है वो 1899 में हुआ और जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी, माता का नाम पत्नी का नाम मनोहरा देवी और इनकी पुत्री का नाम था सरोज। सरोज स्मृति जिसके आधार बनाकर लिखी गई सरोज स्मृति, तो ये इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ही ये लिखी है सरोज स्मृति। ठीक है, निराला जी की रचना है। तो इनकी पुत्री का नाम सरोज था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। ये बातें याद रखनी है। अब आ जाते हैं काम की बातों पर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नांकित हैं। कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं? बिल्कुल भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे एचपीएससी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी एस्टेट का एग्जाम हो। चार रचनाएं हैं जिन्हें क्रम से लगाना आता है। तो अनामिका सबसे पहली, फिर परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ये 4 रचनाएं हैं। जैसे अभी जयशंकर प्रसाद जी की मैंने बताई थी, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, उसी प्रकार से इनकी ये 4 पूछी जाती हैं जिन्हें क्रम से भी व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। तो अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और तुलसीदास 1938 में। ये 4 काव्य संग्रह हैं, इनके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आता है कुकरमुत्ता। तो कुकरमुत्ता अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कविता है। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांधे कांकले। अब प्रश्न गीत गुंज से भी पूछा जाता है ये कविता किसकी है, तो आपको बताना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कैसे बनाएंगे ट्रिक? अनामिका और परिमल गीत गाते हैं तुलसीदास जी के। किसके? अनामिका और परिमल गीत गाते हैं तुलसीदास जी की। कुकरमुत्ता, अणिमा, इन्हें आप वैसे याद कर लें कि ये रचनाएं निराला जी की हैं। ठीक है। बेला, बेला पे नए पत्ते, अर्चना, आराधना, ऐसे हैं ये। अणिमा, अर्चना, आराधना तीनों ए नाम से हैं। नए पत्ते, गीत, कुकरमुत्ता के नए पत्ते, गीत गुंज, सांधे कांकले, मतलब गीत गूंजते हैं सांधे के समय, संध्या के समय। तो ऐसे याद रखना है। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्नांकित हैं। यानी कि निराला जी के अगर हिंदी साहित्य की बात करें हम, जो इनके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें प्रथम क्या है और अंतिम क्या है। प्रथम संग्रह अगर आपसे पूछे तो अनामिका है। अभी मैंने बताया अनामिका का जो प्रकाशन है 1923 में हुआ। और अंतिम संग्रह अगर आपसे पूछे तो मैंने अभी यहाँ पर बताया था सांधे काकली। जब आप इन रचनाओं को क्रम से आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सबसे पहले अनामिका है और अंतिम सांधे काकली है।
प्रथम कविता की बात अगर पूछे तो जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रथम कविता है ये निराला जी की जूही की कली, और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ये इनकी अंतिम कविता है। तो प्रथम और अंतिम हो सकता है पेपर में पूछ भी ले। अब देखो एक और पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। अब ये हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निराला कृत जो अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित हैं। अब हम वो कविताएं पढ़ेंगे जो अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। उसके बाद ये देखेंगे कि परिमल नामक काव्य संग्रह में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। तो अनामिका में कौन कौन सी हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये प्रश्न यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट बनता है कि अनामिका जो संस्करण है उसका द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। अभी मैंने अनामिका 1923 में बताया था सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद इसका द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। और द्वितीय संस्करण में कौन कौन सी कविताएं हैं अनामिका। अनामिका ऐसे याद करके रखना कि अनामिका काव्य संग्रह में सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, और प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। ट्रिक कैसे बनाएंगे कि अनामिका और सरोज सॉरी अनामिका और सरोज, पहले तो ये देख लेते हैं फीमेल फीमेल के नेम देख लो। अनामिका, सरोज, मेल है राम, सरोज राम रेखा, सरोज राम रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, और एडवर्ड के प्रति और प्रेयसी। ये जो कविताएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये अनामिका नामक द्वितीय संस्करण में प्रकाशित है। उसके बाद इनका दूसरा आता है परिमिल, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था। और परिमिल के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण कविताएं आती हैं तो यहाँ से अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रश्न, ये सारी कविताएं इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तीनों। और यहाँ से जो परिमल में है जूही की कली, अभी बताए थे इनकी पहली कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई। बादल राग तो अभी भी 10वीं या 12वीं के एनसीईआरटी की बुक में भी लगी हुई है बादल राग, और इसमें है विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। ठीक है, ये सारी जो कविताएं हैं ये परिमिल के अंतर्गत हैं। ये आपको याद हो जाएंगी। सेम आप ऐसे ही अपना एक बार रफ कॉपी और पेन ले ले, यहाँ पर परिमल लिखे और परिमल में कौन कौन से हैं एक दो बार आप लिख कर देखें तो लिखते ही आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। जब भी आप पढ़ें तो अपना पेन पेंसिल साथ लेकर बैठे और रफ कॉपी भी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अभी तक हम बात करें तो हर कवि जो है छंद के चक्कर में पड़े हुए थे कि कौन से रचना कौन से छंद में लिखे। लेकिन यहाँ पर छायावाद में आते आते निराला जी ने एक बात कही कि जब हर चीज स्वतंत्र होना चाह रही है तो कविता को भी स्वतंत्र किया जाए। भावों की एक अच्छी अभिव्यक्ति देने के लिए कविता को स्वतंत्रता दी जाए, और कविता की स्वतंत्रता तभी होगी जब उसे छंदों से मुक्त किया जाए। तो छंद मुक्त का यानी कि इन्होंने कहा कि छंद मुक्त कविताएं लिखी जाएं, कविता को भी छंदों से मुक्त किया जाए, ये बात कही थी निराला जी ने। इसलिए इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद मतलब और इस मुक्त छंद में जो मर्जी आए आप लिखते चले जाओ, किसी एक छंद का बंधन नहीं होता है। तो मुक्त छंद को रबर या केचुआ मतलब केचुए की तरह खींचे जाओ तो कुछ एक आलोचकों ने इसे कहा था। ठीक है, उसके बाद निराला ने कविता को हिंदी का जातीय छंद कहा। कवित छंद होता है एक, और इस कवित छंद को निराला ने क्या कहा, जातीय छंद कहा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पॉइंट आपको याद रख लेना है। निराला ने परिमिल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की तरह, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मतलब ये आप समझ गए होंगे, यही बात माँ भी कह रही थी। तो ये बात आपसे पूछ ले कि निराला ने ये पंक्ति
कौन से काव्य संग्रह में कही, तो ये परिमल की भूमिका में कही। और परिमल की भूमिका में क्या कहा, आपसे ये पूछ ले कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। निराला कृत स्रोत स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। अब आपसे पूछ ले, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम शोक गीत जो है सरोज स्मृति को माना जाता है। और सरोज कौन थी, निराला की पुत्री थी। ठीक है। उसके बाद निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कृतवासा रामायण है। अब आप यहाँ से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि राम की शक्ति पूजा, जब राम को युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और फिर वो शक्ति देवी की पूजा करते हैं। तो ये कहाँ से ये कविता लिखने की जो प्रेरणा है निराला जी को, वो कहाँ से मिली? एक बांग्ला भाषा में लिखा एक ग्रंथ है और उसका नाम है कृतवास रामायण। तो ये बांग्ला में लिखी गई है और इसी को आधार मानकर, इसी से प्रेरित होकर निराला जी ने लिखी राम की शक्ति पूजा। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। ध्यान से रखना, ये भी मैंने आंसू बताए थे कि आंसू में कितने छंद थे, 133 छंदों में लिखा गया है। और निराला कृत तुलसीदास में कितने हैं, 101 छंद में रचित। और कैसा है, एक खंड काव्य है। क्या है, एक खंड काव्य। निराला ओज, ओदाते और विद्रोह के कवि हैं। एक बार मैंने DSSB का पेपर उठाया, क्वेश्चन पेपर, और उसी में यही प्रश्न पूछा हुआ था। तो मैं कहती हूँ कि पेपर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एक बार आपने इस तरीके से हिंदी साहित्य पढ़ लिया तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। अगर इस वीडियो के साथ साथ आपके पास अगर कोई बुक है तो वहाँ से एक बार आप डिटेल पूरी पढ़ ले तो फिर आपका कुछ भी नहीं रहने वाला। तो निराला ओज, ओदाते और विद्रोह के कवि हैं। तो उसमें ये पूछ रखा था कि विद्रोह का कवि किस कवि को माना जाता है, तो ऑप्शन में निराला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। अब अगली बार हो सकता है पेपर में पूछ ले कि ओज और ओदात्य के कवि कौन से हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कविताएं लिखी जिसमें विद्रोह की भावना है। ओज मतलब वीर और उत्साह की भावना है, ओदात्य जिसमें उदारता की भावना है। तो इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी। निराला ऐकुंठ एवं वैश्यक श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुवस्तु मतलब अनेक वस्तुओं को अलग अलग तरीके से देखने का जो दृष्टिकोण था, जो प्रतिभा थी, वो निराला जी में थी। तो इसका मतलब ये है बहुवस्तु स्पर्शनी, मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग तरीके से स्पर्श करने की या देखने का जो दृष्टिकोण था, वो प्रतिभा जो थी वो निराला जी में है। प्रकृति, अब अगला कवि आता है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। और उसके बाद हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को। और सुमित्रा नंदन पंत का क्या है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है 1900 में हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान जो है कौशानी अल्मोड़ा में हुआ, मृत्यु इलाहाबाद में हुई। बचपन का नाम गुसाई दत्त, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का था। और इनकी प्रथम कविता की बात करें तो गिरजे का घंटा था। जैसे अभी हम जूही की कली पढ़ रहे थे निराला की, तो वो पहली कविता थी। ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है, गिरजे का घंटा, 1916 में प्रकाशित हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने जो काव्य संग्रह लिखा या जो हिंदी साहित्य में जो भी इन्होंने लिखा, इनकी जितनी भी कविताएं थी उनको विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। इनकी कुछ रचनाएं थी जो छायावादी थी, कुछ रचनाओं में प्रगतिवाद की झलक झलकती है, कुछ रचनाएं अंतःचेतनावादी हैं, तो कुछ चेतनाओं में नव मानवतावादी की झलकती है। तो इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतःचेतनावादी और नव मानवतावादी। अब छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो ये देख लें। उच्छ्वास,
सबसे पहले जो 1920 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि भी 1920 में, वीणा 1927 में और पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पांचों छायावादी रचनाएं हैं, इनको आपको बिल्कुल एकदम सटीक जो है ट्रिक से याद कर लेनी है, क्योंकि ये रचनाएं भी क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले उच्छ्वास। उच्छ्वास किस में लेते हैं हम? अपनी ग्रंथियों में। उच्छ्वास मतलब जोर का सा हम ऐसे सांस लेते हैं, तो उच्छ्वास किस में होता है? ग्रंथियों में। फिर उसके बाद वीणा बजती है और वीणा का फिर पल्लव होता है और पल्लव होने के बाद गुंजन यानी कि स्वर आपको सुनाई देता है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि पल्लव नामक काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष तो 1928 था, ये ध्यान रखना है आपको। प्रगतिवादी रचनाएं, जिसमें प्रगतिवाद, जैसे छायावाद के बाद हम कौन सा वाद पढ़ेंगे? प्रगतिवाद। तो इसमें प्रगतिवाद की रचनाएं हैं, लेकिन प्रगतिवाद से पहले ही छायावाद के अंदर भी एक कवि ऐसा था जो प्रगतिवादी कविताएं कर रहा था, तो वो कवि कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रगतिवादी रचनाएं युगांत। युगांत 1936, मैंने ध्यान से सुनना, छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 बताई थी। तो 1936 में ये कविता लिखी गई युगांत, और यहाँ पर युग का अंत हो रहा था, मतलब छायावाद का अंत हो रहा था और प्रगतिवाद का प्रारंभ हो रहा था। ठीक है। युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। तो ये से है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ठीक है। अंतश्चेतनावादी, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनके, स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि, और दोनों 1947 में प्रकाशित हैं। अंतश्चेतनावादी, अंतश्चेतना, अंदर की चेतना से उपजी रचनाएं, तो स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। नव मानवतावादी, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इनको पुरस्कार मिला था, यह भी हम बारी बारी नीचे सारा देखेंगे। तो याद रखना, नव मानवतावादी कौन सी रचनाएं हैं? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, तो ये तो मैंने अभी बता दिया। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये पांचों मैंने बताई, आपको याद रखनी है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैंने एक बार कम्युनिटी पर भी डाला था। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन, कवि सुमित्रा नंदन पंत की जो सभी महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो किस नाम से संग्रहित की गई? तो चिदम्बरा नाम से शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1968 में प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा शीर्षक पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है। मतलब पल्लव में क्या कर दी थी इन्होंने? छायावाद की घोषणा कर दी थी। तो ये पूछा जाता है सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका कौन सी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को। ठीक है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। जैसे निराला को एक विद्रोही कवि कहा जाता है, निराला को एक विद्रोही कवि कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और प्रकृति का सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पर भी पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के कवि सुमित्रा नंदन पंत कौन से दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अब उसके बाद आता है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के बाद काफ़ी इसको आज की इस वीडियो में हम ख़त्म ही कर देंगे छायावाद को। ठीक है।
अगली जो कवयित्री है महादेवी वर्मा, और ये भी छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनमें इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में और मृत्यु 1987 में। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज ये प्रश्न इतने याद भी नहीं होते हैं और कम ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक बात याद रखने की, महादेवी वर्मा को किस नाम की उपाधि दी गई, तो आधुनिक युग की मीरा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आप देखेंगे कि आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शातिर होता जा रहा है। इस तरीके के जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछते हैं, बीच में से जो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं या कुछ इस तरीके के पॉइंट्स निकाल कर लाते हैं, 3-4 पॉइंट देकर किसी बात को पूछते हैं। सीधे तौर पर इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जाते हैं, अब कम ही पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन KVS, DSSB, NVS इनके एग्जाम मैंने परीक्षा पत्र जो हैं ये मैंने उठाकर देखे हैं प्रश्न पत्र, तो सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, ये भी महादेवी वर्मा को। अब महादेवी वर्मा की रचनाएं भी आपको ऐसे ही याद करनी है जिस प्रकार से आपने जय निराला की सुमित्रा नंदन पंत की, क्योंकि इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जिनको क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनको कैसे करेंगे हम। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं: निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। निहार, रश्मि, निर्जा, इसकी ट्रिक तो कुछ नहीं बनेगी, लेकिन 4-5 रचनाएं हैं। निहारा रश्मि ने किसको, निर्जा को, कब, सायंकाल के समय। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और ये जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, इनको ये सारी इनको ट्रिक से मतलब क्रम से व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। अब यामा जो ग्रंथ है या यामा जो पुस्तक है इनकी, इसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांदे गीत के जितने भी गीत हैं, महत्वपूर्ण गीतों का संकलन यामा नाम से किया गया। और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। यानी कि आपसे पूछ ले कि महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला, यामा। और यामा में क्या कुछ है, तो आपको बताना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत के जो महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है वो यामा में किया गया है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद संकलित है। यहाँ पर सप्तपर्णा आपने एक रचना देखी थी, अंतिम रचना महादेवी वर्मा की। तो इस रचना के अंदर इन्होंने ऋग्वेद, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद करके संकलित किया है सप्तपर्णा नाम से। ठीक है, अब देखो कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, ये रचनाएं किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। अब निहार की जो भूमिका है, जो निहार नामक ग्रंथ है महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है, उसकी जो भूमिका है वो किसने लिखी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने लिखी। ठीक है, और कब लिखी, 1930 में लिखी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये बातें भी आप थोड़ी सी याद रखें। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से, देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, महादेवी वर्मा जहाँ पर बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, वहीं पर सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है,
याद रखना है। और महादेव वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। ये प्रश्न भी मैंने जब DSSB का एक प्रश्न पत्र उठाया था तो उसमें भी ये प्रश्न ऐसे के ऐसे पूछा हुआ था कि, लेकिन हमें तो एस्टेट का और एस्टेट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं TGT एस्टेट में। तो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन सा था महादेव वर्मा का? तो दीपक और बादल, यानी कि इन चीजों को प्रतीक बनाकर इन्होंने रचनाएं लिखी। इसके बाद है कुछ और महत्वपूर्ण कवि हैं छायावाद के। वैसे प्रमुख रूप से यही चारों का नाम लिया जाता है और उनसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसे ही अनाप शनाप आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अगली कविता में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार। अधिकतर जो लोग हैं इनको द्विवेदी युग के अंदर ही पढ़ लेते हैं, यानी कि ये कवि जो थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ये हम ना अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दी थी। प्रकृति के सुकुमार कवि, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहता है? सुमित्रा नंदन पंत को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यहीं पर समाप्त किया अपना छायावाद। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अब ऐसे ही करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।